जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कि जो मौर्यकालीन साम्राज्य था या कहें कि मौर्यकालीन जो व्यापार था उस व्यापार के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि व्यापार से संबंधित कि व्यापार किस प्रकार का होता था, परिवहन के साधन किस प्रकार के थे, जल थल नदी समुंदर, है ना, इसके साथ किन देशों के साथ कैसे सड़कें, है ना। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम जो मौर्यकालीन व्यापार है इससे संबंधित कंप्लीट यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 55 है और मौर्य साम्राज्य पार्ट नंबर 8 है। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कंप्लीटली मौर्य साम्राज्य व्यापार। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि कम से कम समय में आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचा सके। अब इसके अंदर देखते हैं कि मौर्यकालीन व्यापार। अब मौर्यकालीन व्यापार था तो मौर्यकालीन जो व्यापार था या कहें मौर्यकालीन व्यापार जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर था। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक दूसरे देशों के सब साथ, जैसे कि है दूसरे जो विदेशी देश थे उनके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय व्यापार यानी कि उस समय मगध या कहें कि मौर्य साम्राज्य के अंदर व्यापार या कहें कि उस समय भारत के अंदर व्यापार और विदेशों के साथ व्यापार, दोनों प्रकार के व्यापार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार प्रचलित थे यानी कि विकसित अवस्था में थे। यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार से व्यापार हुआ करता था। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से मिस्र, यूनान और सीरिया के साथ हुआ करता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से उस समय जो समकालीन राष्ट्र थे जैसे कि मिस्र, यूनान और सीरिया जो कि बड़े बड़े राष्ट्र थे, इनके साथ जो कि मौर्य साम्राज्य के साथ, मौर्य साम्राज्य और इन देशों के साथ व्यापार बड़ी अच्छे तरीके से हुआ करता था। अब इसके बाद देखें कि जो मौर्यकालीन जो व्यापार है, मौर्यकालीन जो व्यापार है ये मौर्यकालीन व्यापार के परिवहन के साधन, मौर्यकालीन जो व्यापार हुआ कि व्यापार आखिर किस प्रकार हुआ करता था मौर्यकालीन साम्राज्य के अंदर। तो देखें कि व्यापार जो कि मौर्यकालीन व्यापार था, ये मौर्यकालीन व्यापार स्थलीय मार्गों के द्वारा भी हुआ करता था, साथ ही जो जलीय मार्ग है इनके द्वारा भी मौर्यकालीन व्यापार हुआ करता था। स्थलीय मार्ग और जलीय मार्ग दोनों प्रकार से व्यापार होता था। और जो जलीय मार्ग है, जलीय मार्ग के अंदर आंतरिक या कहें कि मौर्य साम्राज्य के अंदर जो व्यापार होता था वो नदियों के द्वारा होता था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के द्वारा हुआ करता था। यानी कि जो जलीय परिवहन था, जलीय परिवहन भी एक तो नदियों के द्वारा जो कि राष्ट्र के अंदर या कहें कि मौर्य साम्राज्य के अंदर व्यापार होता था और समुद्र के द्वारा विदेशों के साथ व्यापार हुआ करता था। अब जो समुद्र या कहें कि विदेशों के साथ जो व्यापार हुआ करता था विदेशों के साथ समुद्र के द्वारा, तो समुद्र के लिए, समुद्र से यदि व्यापार करना है तो उसके लिए आवश्यक है बंदरगाहों का निर्माण। यदि समुद्र से हमको व्यापार करना है तो समुद्र से व्यापार करने के लिए हमको आवश्यक है बंदरगाहों का निर्माण। बंदरगाह यानी कि जिस स्थान से जो कि जहाजों पर माल उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है उनको सामान्य रूप से बंदरगाह कहते हैं। और इन समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाहों का आवश्यक था। इसलिए जो मौर्य काल था या कहेंगे जो मौर्य साम्राज्य था इनके अंदर 3 प्रमुख प्रकार के बंदरगाह थे। जैसे कि ताम्र लिपित बंदरगाह है जो कि आज का जो बंगाल है यहाँ पर था। यानी कि जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर बंगाल के अंदर यहाँ पर एक मौर्यकालीन जो बंदरगाह था उसका नाम था ताम्र लिपित बंदरगाह। ताम्र लिपित बंदरगाह के द्वारा जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है यहाँ पर व्यापार किया जाता था। दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ जो कि ताम्र लिपि इस बंदरगाह से व्यापार किया जाता था। साथ ही जो दूसरा प्रमुख बंदरगाह था वह था बारबेरिक बंदरगाह जो कि सिंधु नदी का जो मुहाना है ना, सिंधु नदी का जो मुहाना है यहाँ से जो कि बारबेरिक यहाँ पर बंदरगाह था, इस बंदरगाह से यहाँ पर व्यापार किया जाता था। साथ जो तीसरा जो प्रमुख बंदरगाह था वह था भरगू कक्ष बंदरगाह जो कि गुजरात के अंदर था। जो कि मौर्यकालीन एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। अब इसके बाद में देखें कि भाई जो ये समुद्र है ना, समुद्र के द्वारा जो ये बंदरगाह है ना, जो कि भारत के जो पश्चिमी किनारे पर जो बंदरगाह थे, इन बंदरगाहों से जो सामग्री है, ये सामग्री विदेश के अंदर, जैसे कि फारस की खाड़ी है, इस फारस की खाड़ी से होकर अदन तक जाते थे। यानी कि जो समुद्री मार्ग है, ये समुद्री मार्ग जो भारत का भारत का पश्चिमी तट है, इस तट से आरंभ होकर जो फारस की खाड़ी है, इस फारस की खाड़ी में प्रवेश करता था। फारस की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद में अदन जो देश है यहाँ तक जो कि ये यहाँ पर मार्ग जाता था।
इसके बाद में देखें कि सड़क परिवहन भी जो मौर्य काल था या कहें कि मौर्य साम्राज्य में सड़क परिवहन एक प्रमुख रूप से हुआ करता था। अब जो ये सड़क परिवहन था, सड़क परिवहन के जो मौर्य काल में, मौर्य साम्राज्य में या कहें कि मौर्य काल में जो सड़कों का निर्माण का कार्य करता था, सड़क बनाने का कार्य करता था, साथ ही जो सड़कों के देख रेख का कार्य करता था, यानी सड़क टूट फूट जाती थी तो उनके फिर से मरम्मत करने का कार्य करता था। तो मौर्य काल में एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम है एग्रोनोमाई एक अधिकारी था। ये अधिकारी जो कि निर्माण कार्य, सड़क निर्माण कार्य की देखरेख करता था। एग्रोनोमाई एक अधिकारी हुआ करता था जो कि सड़कों की देखरेख का कार्य करता था। अब इसके बाद में देखें कि सड़कें, कि मौर्य काल के अंदर जो सड़कें थी, मौर्य काल के अंदर जो सड़कें थी दो प्रकार की थी। एक तो कि भाई राष्ट्रीय सड़कें, यानी कि मौर्य जो साम्राज्य था, इस मौर्य साम्राज्य के एक दूसरे इलाकों को जोड़ने वाली, और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था या कहें कि मगध था, इस मगध से बाहर की जो सभ्यताएं थी, जो देश थे उनके साथ, यानी कि सड़कें राष्ट्रीय सड़कें भी थी और अंतर्राष्ट्रीय सड़कें भी थी, राष्ट्रीय सड़कें भी थी और अंतर्राष्ट्रीय सड़कें भी थी। अब हम बात करें कि मौर्य जो काल था या कहें कि मौर्य साम्राज्य के अंदर जो राष्ट्रीय सड़कें थी वो प्रमुख चार प्रकार की सड़कें थी। जैसा कि एक तो उत्तरी पश्चिमी यानी कि ये वाला इलाका, उत्तरी पश्चिमी इलाका यानी कि आज का अफगानिस्तान या कहें कि पाकिस्तान से लेकर या कहें कि अफगानिस्तान से लेकर एक सड़क थी जो कि मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र तक जाती थी, और पाटलिपुत्र से भी आगे जो हमने यहाँ पर एक जो बंदरगाह था, इस बंदरगाह का नाम ताम्रलिप्त बंदरगाह था, इस ताम्रलिप्त बंदरगाह तक जाती थी। यानी कि एक सड़क तो जो कि उत्तर पश्चिम से लेकर पाटलिपुत्र, जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र या कहें कि मौर्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहां तक जाती थी। वहां से फिर ये जो कि एक बंदरगाह था जिसका नाम था ताम्रलिप्त बंदरगाह, इस ताम्रलिप्त बंदरगाह तक जाती थी और यहाँ से समुद्र के द्वारा व्यापार किया जाता था। जो दूसरी प्रमुख जो सड़क थी मौर्य काल में, उसका नाम था जो कि वो थी जो दक्षिण के अंदर थी, जो कि शरावस्ती है यहाँ पर जो शरावस्ती है, इस शरावस्ती से लेकर जो गोदावरी नदी है, इसका जो तटवर्ती इलाका था यहाँ तक जाती थी। अब बाद में यानी कि एक नदी जो कि एक सड़क है जो कि शरावस्ती से लेकर ठेठ जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के जो तटवर्ती इलाका है यहाँ तक जाती थी। बाद में इस सड़क को जो मैसूर तक बढ़ाया गया। इसके बाद में जो उत्तर की ओर जाने वाली जो प्रमुख सड़क थी है ना, उसका नाम है ना वो थी जो चंपा है। यहाँ पर एक स्थान हुआ करता था चंपा, इस चंपा से लेकर बनारस जो कि आज का जो वाराणसी है यहाँ तक जाती थी, और बनारस से आगे जाती थी कौशाम्बी तक, यहाँ तक कौशाम्बी तक जाती थी, और कौशाम्बी से आगे ये सड़क जाती थी ठेठ जो सिंधु नदी है यहाँ तक, है ना। तो ये एक सड़क यहाँ से और यहाँ तक थी। इसके बाद में अब बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सड़क जो कि आज का जो पाकिस्तान है, यहाँ पर एक स्थान हुआ करता था जिसका नाम है तक्षशिला से एक सड़क जाती थी है ना, ये तक्षशिला से एक सड़क जाती थी काबुल तक, काबुल यानी कि जो आज का जो अफगानिस्तान है इसकी राजधानी काबुल है ना। फिर इसके बाद में काबुल से ये जाती थी विक्ट्रिया से, फिर ये जाती जो पश्चिमी के देश है या कहीं यूरोप के देशों तक जाती थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सड़क थी प्रमुख वाली, है ना, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सड़कों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद में देखें कि जो मौर्य काल है, इस मौर्य काल में व्यापार होता था हमको पता है। तो व्यापार होगा तो उसके लिए मुद्राओं की आवश्यकता है, या कहें कि है ना व्यापार के लिए मुद्राएं। तो मौर्य जो काल है, इस जो मौर्य काल में मुद्राएं 3 प्रकार की थी। एक तो सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबे की मुद्रा। सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबे की मुद्रा। बात करें कि सोने की मुद्रा 2 प्रकार की मुख्य रूप से, जिसका नाम था, एक का नाम था निष्क मुद्रा और दूसरी थी सुवर्ण मुद्रा। 2 प्रकार की मुद्रा थी। और जो चांदी की मुद्रा, ये भी प्रमुख 2 प्रकार की थी, जैसे कि एक तो थी धर्व मुद्रा और एक थी करशापण मुद्रा। इसके साथ तांबे की मुद्रा हुआ करती थी जिसका नाम था, एक का नाम था मास्क मुद्रा और एक का नाम था
काकर्णी मुद्रा, ये कुछ मुद्राएं थी जो कि मौर्य काल में जो व्यापार के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। अब इनके अंदर जो सबसे एक छोटी मुद्रा हुआ करती थी जिसका नाम है पण। पण मौर्य काल में सबसे प्रमुख मुद्रा मानी जाती थी। अब इसके बाद में देखें कि भाई व्यापार होंगे तो व्यापार से वस्तुएं मंगाई जाएंगी, वस्तुएं बेची जाएंगी। तो दो प्रकार की वस्तुएं थी, एक तो कि भाई कि जो वस्तुएं थी, एक तो भाई आयात वस्तुएं, यानी कि विदेशों से भारत के अंदर वस्तु, विदेशों से जो कि मगध साम्राज्य या कि मौर्य साम्राज्य है, इस साम्राज्य के अंदर वस्तु लाकर बेची जाती थी, है ना। तो जो विदेशों से जो वस्तुएं लाकर बेची जाती थी उस पर जो कि 10% कर लगाते थे, 10% कर लगाते थे। साथ ही जो देश की वस्तुएं थी, जो जो कि मगध की वस्तुएं थी या कहीं मौर्य साम्राज्य की वस्तुएं थी, उन पर राजा 4% कर लगाता था, 4% टैक्स लगाता था, है ना। इसके बाद में देखें कि यदि कोई व्यापारी सरकार को या कहें कि जो सरकार है उस सरकार को यदि टैक्स ना दे तो उसके लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान था। तो इसे हम जानकारी या अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर जो कर की कितना महत्वपूर्ण योगदान था, उसके लिए कितने कानून बने हुए थे। इसके बाद में देखें कि कर, यदि कोई वस्तु आयात करेंगे, विदेश से आयात करेंगे तो उस पर कर लगता था, जो कि जिसका नाम था प्रवेश्य कर, प्रवेश्य कर। इसी के साथ साथ यदि देखो नदी है, ये कोई नदी है, अब इस नदी को हमको पार करना है, पार करने के लिए नदी से पार करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी टैक्स लगता था जिसका नाम था तेरेसीय टैक्स, तेरसीय कर, है ना, तेरसीय कर। इसके बाद में देखें कि सुरक्षा, कि भाई जो मौर्य काल है, इस मौर्य काल में जो व्यापार था, इस व्यापार की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए, है ना। तो देखें कि कौटिल्य के अनुसार, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इनके अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो स्थलीय मार्ग थे, इन स्थलीय मार्गों पर जो कि स्थलीय मार्ग पर डाकू हुआ करते थे, चोर हुआ करते थे, जो कि व्यापारियों को सामानों को लूट लिया करते थे। इसी के साथ साथ कि भाई जो जानवर है, कि उस समय जंगल थे, तो वहां पर जो जानवर थे, इन जानवरों का भी डर व्यापारियों को बना रहता था। इसलिए कौटिल्य ने कहा है या कहीं चाणक्य ने कहा है कि भाई स्थल की अपेक्षा जो जो जलीय मार्ग है, जलीय मार्ग के द्वारा परिवहन करना अच्छा समझा जाता था। हाँ, हालांकि जो जलीय मार्ग या कहीं नदियों के द्वारा जो व्यापार किया जाता था या कहीं जल के द्वारा जो परिवहन किया जाता था, उन पर भी डाकू अटैक करते थे, लेकिन जो स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग पर कम नुकसान की संभावना रहती थी। यानी कि स्थल मार्ग पर तो डाकू बहुत रहते थे, लेकिन जो जलीय मार्ग है, इस जलीय मार्ग पर भी डाकू रहते थे, लेकिन डाकू कम रहते थे। अब भाई जब स्थल मार्ग से कोई व्यापारी आएगा, उस व्यापारी पर डाकू हमला करेंगे और उसके सामानों को छीन लेंगे। इसलिए जो व्यापारी वर्ग था, इन व्यापारियों जो कि कबीले के रूप में आते थे, यानी कि बड़ी संख्या में लोग एक साथ आते थे ताकि वो मिलकर जो ये लुटेरे हैं, इन लुटेरे का सामना कर सके, है ना। इसलिए जो व्यापारी था, ये व्यापारी एक कबीले के रूप में आता था या कहें कि काफिले के रूप में आता था, पूरा काफिला का काफिला आता था एक साथ, है ना। इसके साथ जो कि राज्य व्यापारियों को कुछ नियम कानूनी बना रखा था, जैसे कि यदि व्यापारियों के जो सामान है, व्यापारी को व्यापारी आ रहा है, यदि व्यापारी सामान को लूट लेता है या कहें कि व्यापारी को नुकसान हो जाता है राज्य के अंदर, तो राज्य इस नुकसान की भरपाई करेगा। यानी मान लो कोई व्यापारी जा रहा है, उसको यदि डाकू वगैरह लूट लेते हैं तो इसकी भरपाई राज्य करेगा। इसके बदले राजा कुछ शुल्क लेता था कि हम आपके जो सामान है, इस सामान को सुरक्षित पहुंचाएंगे, है ना। इसके बदले राज्य कुछ शुल्क लेता था व्यापारियों से। लेकिन यदि किसी कारणवश यदि जो व्यापारियों का जो माल है, इस माल को यदि कोई डाकू लूट लेता है तो इसकी भरपाई करेगा राज्य। इसी के साथ साथ व्यापारियों के लिए नियम बना रखा था कि यदि आप पुराना माल हो जाता है तो इस पुराने माल को बिना अधिकारियों की अनुमति के आप इसको बेच नहीं सकते। इसी के साथ जो माप तोल होता था, इस माप तोल पर पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण था, कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता था। इसी के साथ साथ जो अस्त्र शस्त्र था, इन अस्त्र शस्त्रों पर केवल राज्य का नियंत्रण था, हर किसी व्यापारी का नहीं था। इसके साथ देखें कि आखिर वो क्या कारण थे कि जो मौर्य काल है, इस मौर्य काल में व्यापार का विकास हुआ। तो देखें
कि भाई जो कि मौर्य काल था, मौर्य काल जो अपने पड़ोसी राज्य थे, इन पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध बना के रखा, जिनके कारण क्या हुआ कि उनके साथ व्यापार करने में सुविधा हुई। साथ ही जो कि हमको पता है कि मौर्य काल में पूरा एकजुट भारत कर दिया गया था, यानी कि अखंड भारत बना दिया गया था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि भारत के अंदर जो कि एक व्यापारी कहीं पर भी जाकर व्यापार कर सकता था, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि हुई। कि पहले तो जो साम्राज्य जो कि छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था, लेकिन जो मौर्य साम्राज्य के आते आते मौर्य साम्राज्य के आते आते जो पूरा भारत को एकजुट बना लिया गया, या कहीं कि अखंड भारत का निर्माण किया गया। अब कोई भी व्यापारी कहीं पर भी जाकर व्यापार कर सकता था, इसके कारण भी व्यापार में वृद्धि हुई। इसके साथ देखें कि मार्गों का विकास, कि मौर्य जो थे, इन मौर्यों ने व्यापार के लिए जो मार्ग है, इन मार्ग का विकास करने पर ध्यान दिया। इसी के साथ देखें कि अब जो मौर्य थे, मौर्यों ने जो कि उत्तर पश्चिमी जो इलाका है, इस उत्तरी पश्चिमी इलाका से यूनानियों से मुक्त करवाया, जिसके कारण ये क्षेत्र भी जो कि मौर्यों के अंडर में आ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ से भी व्यापार इनके साथ होने लगा। साथ ही जो मौर्यों ने जो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त करने के बाद में क्या हुआ कि मौर्यों का जो इस इलाके पर भी व्यापार पर नियंत्रण रह गया। साथ ही जो अशोक है, अशोक ने कलिंग पर जो युद्ध किया, उसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो कलिंग का जो व्यापार था, यहाँ से जो व्यापार होता था उस पर नियंत्रण करना। आखिर में अशोक ने इस कलिंग को भी जीत लिया, कलिंग को जीतकर यहाँ पर जो व्यापार था, इस व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त किया। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो कि मौर्य काल था, इस मौर्य काल में व्यापार के लिए अच्छी कंडीशन थी, जो कि व्यापार की जो परिवहन जो था ये भी ठीक ठाक था। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में जो व्यापार था वो कि काफ़ी अच्छी अवस्था में देखने को मिलता है। विदेशों के साथ व्यापार भी उस समय हुआ करता था। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया कि जो मौर्य काल में जो व्यापार था, व्यापार संबंधी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तो अब जो हमने जो यहाँ पर देखा, इसके नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।